निराशाजनक है और ये दावा कि वो देश में समावेशी विकास चाहते हैं वो खोखला दावा। बिहार की घनघोर उपेक्षा की गई है। कौटिल्य को वित्त मंत्री जी ने उद्धृत तो जरूर किया, लेकिन कौटिल्य की भूमि की उन्होंने घनघोर उपेक्षा की। आयला के बाद बंगाल को पुनर्वास का पैकेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन जिस कोसी की त्रासदी को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और उसके लिए कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज की घोषणा नहीं की, ये बहुत ही अचरज की बात है और ये बिहार के साथ और कोसी के आपदा प्रभावित इलाकों के साथ भयंकर अन्याय है। जिस क्षेत्र में आप लीजिए उस क्षेत्र में बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात का तो कोई जिक्र है ही नहीं। जब इनकी सरकार 2004 में बनी थी तो उस समय इन्होंने बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कही थी, अब तो उसको भी भूल गए। दोबारा जब सरकार बनाने का मौका मिला है तो उसको भी ये भूल गए, विशेष राज्य के दर्जा की बात भी भूल गई। कोसी पुनर्वास के लिए राहत नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई पैकेज नहीं, तो ये पूरे तौर पर उपेक्षा है। और बिहार में हैंडलूम के लिए भी कोई क्लस्टर का ऐलान उन्होंने नहीं किया। बंगाल और तमिलनाडु और राजस्थान के लिए तो किया गया, लेकिन बिहार के भागलपुर और मानपुर बंद कर दे लगता है। यहाँ परंपरागत तौर पर भागलपुर सिटी कहा जाता है और मानपुर को बिहार का कानपुर कहा जाता था। दोनों जगह जो हैंडलूम का एक संगठित व्यवसाय है, उद्योग है, उसकी पूरी उपेक्षा की गई। अगर हैंडलूम क्षेत्र का विकास चाहते तो बिहार की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 जगह सेंटर खोलने की बात उन्होंने की और उसके लिए धनराशि का भी आवंटन किया, जबकि बिहार में किशनगंज में हम जमीन देने के लिए तैयार थे और बिहार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर खोलने का कोई जिक्र नहीं किया गया। अब इस प्रकार से हर प्रकार से बिहार की उपेक्षा, चाहे वो कोसी पुनर्वास पैकेज हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात से, या इनके द्वारा ही जो घोषणा की गई पैकेज देने की बात 2004 में, अब उसको भूल जाना, इस प्रकार से बिहार की पूरी उपेक्षा की गई है। ऐसा लगता है कि इनकी नज़र में बिहार का अस्तित्व ही नहीं। तो कौटिल्य की भूमि की उन्होंने पूरी उपेक्षा की, तो ये निराशाजनक है और बिहार के साथ एक भयंकर उपेक्षा की नाइंसाफी है। और इस प्रकार से ये इंक्लूसिव ग्रोथ की बात को पूरा नहीं कर सकते। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब समावेशी विकास का मतलब है कि सभी तबके के लोगों का विकास और सभी क्षेत्रों का विकास। तो बिहार जिसकी आबादी 9 करोड़ से ऊपर है, उसकी इतनी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। तो ये समावेशी विकास का जो नारा है वो एक हौसला है और इस बजट का विरोध करते हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से बिहार की उपेक्षा की गई है, इसका कहीं न कहीं वो परिमार्जन करें। और बिहार के जो सांसद हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि वो इस सवाल को जमकर संसद में उठा दें। और एनडीए के 32 सांसद बिहार के हैं, वो इस सवाल पर चुप नहीं रहेंगे और संसद के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बिहार को न्याय मिलना चाहिए, हम इसकी मांग करेंगे। जिस तरीके से आयला के लिए बंगाल में दिया गया, उसी तरीके से कोसी के लिए भी विशेष आयला के लिए दिया, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कोसी को क्यों भूल गए? जिस कोसी को प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अगस्त महीने में आकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, उसके लिए कोई पुनर्वास की सहायता नहीं। हमने पुनर्वास का पैकेज मांग रखा है नवंबर महीने से ही 2008
और जब चुनाव चल रहा था उस बीच में कोसी के इलाके के चुनाव के बाद हमें चिट्ठी आई कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, 90,000 करोड़ रुपये जो राहत का मिला उसको बताइए। इसका हमने प्रतिवाद किया तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम फिर से इस पर विचार करेंगे, गौर करेंगे। लेकिन आज जो वित्त मंत्री जी का बजट भाषण है उसमें अगर आयला से जो प्रभावित हुआ बंगाल उसकी चर्चा थी, तो अभी चंद महीने पहले जो कोसी पूरी तरह तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है, और आज भी वो इलाका बर्बाद है, बहुत बड़ा हिस्सा, और उसका कोई जिक्र नहीं करना ये पूरे तौर पर इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता का और अन्यायपूर्ण रवैये का। ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये राज्यों के साथ व्यवहार करते हैं, और ये बड़ी बुरी बात है। देश का विकास इस प्रकार से संभव नहीं है। अगर बिहार में उनको जन समर्थन नहीं मिला तो बिहार की इस प्रकार से उपेक्षा करना, बिहार के साथ अन्याय करना ये उचित है। और मैं तो यही कहूँगा कि कौटिल्य को अगर उद्धृत किया है तो कौटिल्य की जो भूमि है उसकी उपेक्षा न करें। सर, उसमें करों की हिस्सेदारी की बात तरीका हो सकता है, हमको विशेष राज्य का दर्जा दें, परिमार्जन का तरीका है कोसी के पुनर्वास का पैकेज दें, परिमार्जन का तरीका है कि जो हैंडलूम के लिए जो आपने कुछ मेगा क्लस्टर बनाने की बात की है उसमें बिहार को भी शामिल करें। परिमार्जन का ये तरीका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर जो 2 जगह देने की बात कही है, बिहार को जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पत्र लिखा और हम जमीन देने की पेशकश कर चुके हैं तो फिर क्यों नहीं लिया? तो फिर हमारी क्यों उपेक्षा? आखिरकार उनको जो चाहिए हम देने को तैयार थे, तो फिर हमारी क्यों उपेक्षा हो? तो ये कुछ विषय हैं, अनेक चीजें हैं, लेकिन ये कुछ गिनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ों का जिक्र किया। तो परिमार्जन का यही तरीका है ना, इसका विरोध होगा। हमारे पास जो भी ताकत है हम उसके विरोध में अपनी आवाज़ दर्ज कराते रहेंगे। अब वो तो मिलेंगे, पहले तो संसद चल रहा है तो हमारे सांसद वहाँ पर बैठे हैं, वो मिलेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। यानी बिहार के साथ किस प्रकार का अन्याय, तो ये पूरे तौर पर निराशाजनक बजट है। और वैसे भी बजट में कोई दिशा नहीं, कोई खास बात नहीं कही गई। अब एक बात इन्होंने कही भी कि 50% से अधिक आबादी वाले जो अनुसूचित जाति की आबादी वाले जो गांव होंगे उनको प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है, तो मात्र 10 लाख। तो ये तो एक दिखावे की बात है, इसमें कोई बहुत सब्सिडी नहीं है। और कुल मिलाकर के अब राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन है, इसमें अब एक नहीं अनेक बार बता चुके हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन में जब तक 3 फेज की कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी तब तक ये इसका कोई अर्थ नहीं होगा। गांव में लोगों को बत्ती जलाने के लिए और पंखा चलाने के लिए बिजली चाहिए, सिर्फ उसके लिए नहीं चाहिए, बल्कि इनको कृषि के कार्यों के लिए बिजली चाहिए, और छोटे मोटे माइक्रो इंडस्ट्री के लिए बिजली चाहिए, आटा चक्की के लिए चाहिए, तेल की पिराई के लिए चाहिए, धान की कुटाई के लिए चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए बिजली चाहिए, पटवन के लिए चाहिए बिजली। तो इन सब चीज़ों के लिए जो बिजली चाहिए तो 3 फेज की कनेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए, बराबर कर है, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो अगर पुरानी स्कीम और सिंगल फेज बिजली की बात हो तो उसका कोई बहुत लाभ मिलने वाला नहीं है। कहने के लिए कागज़ पर फिर गाँवों का विद्युतीकरण हो जाएगा, लेकिन दरअसल उस विद्युतीकरण का लाभ गांव में रहने वाले लोगों को नहीं मिलेगा। चुनावी ये सारी बातें हम करते रहे हैं और अनेक बार इस सवाल को उठाते रहे। और अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात उन्होंने कही है, फूड सिक्योरिटी एक्ट का इनका जो ड्राफ्ट राज्यों को इन्होंने सर्कुलेट किया है उस पर हमने बात बताई। बीपीएल परिवारों को 25 किलो अनाज 3 रुपया किलो पर देना है, तो जो बीपीएल परिवार हैं सभी को मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिनकी संख्या निर्धारित कर दे केंद्र सरकार एक अनुमान के आधार पर, जैसे 65 लाख परिवार अभी निर्धारित, वो घट करके उसको 61 लाख परिवार करने जा रहे हैं, और बिहार में 1.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे। तो अगर आप, हमने इस सवाल को उठाया, पत्र लिखे, अगर आप संख्या का निर्धारण करते हैं तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की पहचान भी आप कीजिए, पहचान राज्य सरकार की, और संख्या आप निर्धारित करें।
तो ये तो वही हुआ कि किसी को पैर बांध दीजिए और कहिए कि तुम दौड़ में शामिल हो। ये तो राज्यों को बदनाम करने वाला कानून साबित होगा अगर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या का ठीक ढंग से निर्धारण नहीं हो। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसकी कोई तारीफ की जाए। और अब हम लोगों को तो मार पड़ेगी इनका, तो जो सेंट्रल टैक्सेज में वसूली कोई खास बढ़ी तो है नहीं पिछले साल की तुलना में। तो जो राज्यों को हिस्सा मिलेगा वो कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो हमारी योजना पर असर पड़ेगा। छठे वेतन आयोग का जो प्रभाव है वो राज्यों को उसमें सहायता करने की कोई घोषणा नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कम से कम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट नहीं है। क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देगा, क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा देगा। बिहार जैसे पिछड़े और गरीब राज्य को जिसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष पहल की जानी चाहिए जो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से बजट मेरी समझ से निराशाजनक है और बिहार की उपेक्षा हुई। मुख्यमंत्री वो हमने जानकारी लिया, सवेरे हमने वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोगों पर कार्रवाई हम कर रहे हैं और विस्तृत जानकारी भी हमको देंगे। कल हमने अपने गृह सचिव को कहा था, वहाँ से लोगों ने बातचीत किया, हम लोगों की नजर